इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 7 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अ सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। सो एक सीपीयू को हम और क्या क्या कह सकते हैं? प्रोसेसर कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कह सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी। तो ये एक ही बात है, सारी चीज़ें जो है रेफर करेंगी किसको? सीपीयू को। इट कैरीज आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सारे ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करता है। कौन? सीपीयू। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट अकॉर्डिंगली। ये इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है हार्डवेयर से भी और एक्टिव सॉफ्टवेयर मतलब जिसका यूज हो रहा होता है उस मोमेंट में। तो इन सब के इंस्ट्रक्शंस को ये एक्सेप्ट करके और जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करना है उसको प्रोड्यूस भी करता है, प्लस उस पर प्रोसेसिंग करने का काम भी सीपीयू ही करता है। प्लस जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उन सबको स्टोर भी कर सकता है ये। तो इसके पास जो है मेमोरी भी होती है। इट स्टोर्स ऑल इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सारे ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ये स्टोर करता है, जिस तरीके से बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, इनको भी ये स्टोर करता है। सो देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। CPU also helps input and output devices to communicate with each other. Owing to these features of CPU, it is often referred to as the brain of the computer. CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो इतने सारे जो फंक्शंस है CPU के, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसीलिए इसको क्या रेफर किया जाता है? इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU is installed or inserted into a CPU socket located on the motherboard। तो CPU को इंस्टॉल या इंसर्ट कहाँ किया जाता है? CPU सॉकेट में, जो कहाँ लोकेटेड है? मदरबोर्ड पे। फर्दर मोर इट इज प्रोवाइडेड विद अ हीट सिंक टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट हीट टू कीप द CPU कूल एंड फंक्शनिंग स्मूथली। सो CPU जो है इट इज़ प्रोवाइडेड विद, उसके पास एक हीट सिंक भी रहता है ताकि हीट एब्जॉर्ब हो सके और वो हीट डिसिपेट हो सके, बाहर उस हीट को फेंका जा सके ताकि सीपीयू कूल रहे। जो एक फ़ैन सा आपको चलता दिखता है कि हमेशा एक फ़ैन की मूवमेंट सी दिखेगी, तो वो एक तरीके से सीपीयू को कूल करने के लिए ही है, एंड ताकि वो सीपीयू स्मूथली फंक्शन कर सके। ठीक है। नाउ जनरली सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली अ सीपीयू हैज़ 3 कंपोनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। दे आर एएलयू का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट जिसको आप शॉर्ट में सीयू भी कह सकते हैं, एएलयू, सीयू और इसको एमयू भी कह सकते हैं। यदि शॉर्ट यदि याद रखना आपको, तो एएलयू, सीयू एंड एमयू, दे आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, जिसमें से एएलयू है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू है कंट्रोल यूनिट और एमयू है मेमोरी यूनिट या फिर स्टोरेज यूनिट। ठीक है। सो 3 पार्ट्स हो गए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। तो इसका ब्लॉक डायग्राम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। देखिए, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, जो कि इधर ये प्राइमरी मेमोरी है जिसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होते हैं या फिर वहाँ से लिए जा रहे हैं। इसलिए मेमोरी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी यूज हो रही है, इसलिए ये रैम लिखा हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है। नाउ ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। तो जैसे ये तो सीपीयू हो गया, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आपस में इसके थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू ये रहे, मेमोरी यूनिट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। और एक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, उसमें देखिए सीपीयू के कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। कंट्रोल यूनिट एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, और ये इनपुट और आउटपुट हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो सारा कम्युनिकेशन बेसिकली किसके थ्रू हो पा रहा है कंप्यूटर में? दैट इज़ बिकॉज ऑफ सीपीयू। सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड सीपीयू की ही वजह से है। नाउ अब इंडिविजुअली इनको देखते हैं कि होता क्या क्या है सब। कंट्रोल यूनिट, दैट मीन्स सीयू भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या है? It is the circuitry in the control unit which makes use of electrical signals to instruct the computer system for executing already stored instructions। जो ओवरऑल जो कंट्रोल का टास्क होता है ना, सीपीयू जो कंट्रोल कर रहा होता है सारी चीज़ों को, तो कंट्रोल यूनिट ही कर रहा होता है।
और जो जैसे एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने का टास्क करता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का काम है ये प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन होता है इनपुट आउटपुट में, या फिर रिजल्ट्स कहाँ स्टोर होंगे, ठीक है, कौन से इंस्ट्रक्शन को कब एग्जीक्यूट करना है, ये सारे डिसीजंस कंट्रोल यूनिट ले रहा होता है। तो ये कंट्रोल यूनिट में जो सर्किटरी है वो किस चीज़ का यूज़ करती है, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करती है, और वो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करती है फिर कि क्या एग्जीक्यूट करना है, इंस्ट्रक्शंस जो स्टोर्ड है उसमें से किस सीक्वेंस में या क्या एग्जीक्यूट करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस ये कंट्रोल यूनिट ही दे रहा होता है। इट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड देन डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स दिस इंस्ट्रक्शंस। तो मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करने का काम, मतलब पर इसको जो है इसमें यदि कैलकुलेशंस वगैरह का कोई पार्ट है तो दैट इज परफॉर्म बाय अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नाउ सो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली कंट्रोल यूनिट का मेन टास्क यही है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। नाउ थर्ड है द कंट्रोल यूनिट्स मेन टास्क इज टू मेंटेन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर। इंफॉर्मेशन का फ्लो जो होता है उसको मेंटेन करना और रेगुलेट करना वही काम है कंट्रोल यूनिट का। मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, इनपुट ने क्या दिया, फिर आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होना, मेमोरी में क्या जाना है, तो सारा कोऑर्डिनेशन यही कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट। इट डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा। प्रोसेसिंग का काम तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है और स्टोरिंग डाटा का काम तो मेमोरी का है, वो मेमोरी यूनिट करता है। ठीक है, नाउ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देखते हैं इसका क्या रोल है एएलयू का। इट इज़ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल डिसीजन लेने हैं या जो फंक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस में यदि अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शंस का यूज़ हुआ है, उनको समझना है, उनको एग्जीक्यूट होना है, तो वो फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है उन इंस्ट्रक्शंस को समझना और उसमें प्रोसेसिंग करना। नाउ अरिथमेटिक फंक्शंस में जैसे आप कह सकते हैं क्या क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। ये सारी चीज़ें जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है, ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नाउ लॉजिकल फंक्शंस मेनली इंक्लूड, लॉजिकल में क्या आ सकता है, selecting, comparing and merging the data. A CPU may contain more than one ALU. एक CPU में एक से अधिक ALU हो सकते हैं, arithmetic logic unit. Now furthermore, ALUs can be used for maintaining timers that help run the computer. ALUs का यूज़ टाइमर को मेंटेन करने के लिए भी हो सकता है और उन टाइमर की मदद से कंप्यूटर को रन किया जा सकता है। नाउ मेमोरी और स्टोरेज यूनिट और रजिस्टर्स, जो कि थर्ड कंपोनेंट है सीपीयू का, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट या फिर रजिस्टर्स भी कहेंगे इसको। इट इज़ कॉल्ड रैम, प्राइमरी मेमोरी का यूज़ हो रहा है इसमें, इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैम भी कहते हैं इस मेमोरी को, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है ये, और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट टेम्परेरीली, इसका काम होता है जब तक कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो टेम्परेरीली डाटा स्टोर रहता है। जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर ऑफ होते ही ये मेमोरी भी, इसका सारा डाटा उड़ जाता है। इट तो टेम्परेरीली स्टोर होता है इसमें चीज़ें। सेकेंडरी स्टोरेज होता है जिसमें आप परमानेंट चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, वो कंप्यूटर ऑफ भी होगा तब भी चीज़ें सेव रहेंगी उसमें। इट टेम्परेरीली स्टोर्स डाटा, प्रोग्राम्स एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है या कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कोई अरिथमेटिक सपोज उसमें ऑपरेशन है या लॉजिकल है, तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है, डाटा स्टोर सेव करना है, बीच में सेव करना फिर वापस लेना है, तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ नहीं होता, प्राइमरी मेमोरी का यूज़ होता है, ताकि इमीडिएटली सेव किया जो भी डाटा और फिर जब चाहिए तो इमीडिएटली ले भी लिया। फास्ट मेमोरी होती है ये। So it acts as a temporary storage area that holds the data temporarily which is used to run the computer. ठीक है, कंप्यूटर पे यदि कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती है तो ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया यही काम आता है ताकि इसमें डाटा टेम्परेरीली स्टोर हो सके। तो प्राइमरी मेमोरी का यूज़ हो रहा होता है इसमें, इसीलिए ये जो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी है। नाउ CPU क्लॉक स्पीड देखते हैं। व्हाट इज CPU क्लॉक स्पीड? The clock speed of a CPU or a processor refers to the number of instructions it can process in a speed. तो clock speed CPU की क्या होती है, CPU या फिर एक प्रोसेसर की
कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस कर पा रहा है सीपीयू. नाउ इट इज मेजर्ड इन, और इसको मेजर किस में करते हैं, गीगाहर्ट्ज में. फॉर एग्जाम्पल, अ सीपीयू विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 4 गीगाहर्ट्ज मीन्स इट कैन प्रोसेस 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड. यदि किसी सीपीयू की क्लॉक स्पीड कहेंगे कि 4 गीगाहर्ट्ज है सपोज, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो सीपीयू 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है किसमें, एक सेकेंड के अंदर. ठीक है, सो इसको कहते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड. नाउ टाइप्स ऑफ सीपीयू देखते हैं. CPUs are mostly manufactured by Intel and AMD. ठीक है, CPU Intel या फिर AMD के द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं. Each of which manufactures its own types of CPU. ये अपने तरीके के CPUs मैन्युफैक्चर करते हैं. In modern times there are lots of CPU types in the market. मॉडर्न में टाइम्स में बहुत सारे CPUs हैं मार्केट में. Some of the basic types of CPU हैं सिंगल कोर CPU, ड्यूअल कोर CPU एंड क्वाड कोर CPU. अब तीनों को हम डिस्कस करेंगे. So first is single core, second is dual core and quad core. Now single core CPUs क्या होते हैं? Single core is the oldest type of computer CPU which was used in the 1970s. ये oldest type of computer CPU है, इनका use 1970s में होता था. It has only one core to process different operations. इसके पास सिर्फ एक core होती है to perform different operations. Next है, it can start only one operation at a time. The CPU switches back and forth between different sets of data streams when more than one program runs. So it is not suitable for multitasking as the performance will be reduced if more than one application runs. So ये एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता, और यदि मोर देन वन प्रोग्राम को ये हैंडल करने की कोशिश भी करे तो बार बार जो है इसे चेंज करना पड़ेगा एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन तक. तो इसीलिए मल्टीटास्किंग इसमें ये मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी रिड्यूस हो जाती है इसमें. इट इज़ सूटेबल फॉर ओनली वन एप्लीकेशन. यदि एक से अधिक एप्लीकेशन को ये हैंडल करेगा देन दिस इज़ नॉट सूटेबल, परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगी. द परफॉर्मेंस ऑफ दीज CPUs इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द क्लॉक स्पीड. इट इज़ स्टिल यूज्ड इन वेरियस डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स. सो इसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड कर रही है, क्लॉक स्पीड ऑफ CPU पे, और ये अभी भी काफ़ी डिवाइसेस में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स में इसका यूज़ होता है सिंगल कोर CPU का. नाउ देखते हैं ड्यूअल कोर CPU. ड्यूअल कोर CPU क्या है? As the name suggests, dual core CPU contains two cores in a single integrated circuit. एक IC में ड्यूअल कोर CPU जो है वो 2 कोर्स कंटेन करता है. ठीक है, सो इधर 2 कोर्स का यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको ड्यूअल कोर CPU बोला गया है. ऑल्दो ईच कोर हैज़ इट्स ओन कंट्रोलर एंड कैशे. कैशे भी मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है इमीडिएट रिजल्ट से स्टोर करने के लिए. ईच कोर का अपना एक कंट्रोलर होता है और कैशे होता है. दे आर लिंक टुगेदर टू वर्क एज अ सिंगल यूनिट. ये दोनों आपस में लिंक्ड रहते हैं ताकि एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर सके. एंड दस कैन परफॉर्म फास्टर देन द सिंगल कोर प्रोसेसर्स एंड कैन हैंडल मल्टीटास्किंग मोर एफिशिएंटली देन सिंगल कोर प्रोसेसर्स. तो ये क्योंकि एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहे होते हैं कंट्रोलर और कैशे, सो ये सिंगल कोर प्रोसेसर्स के मुकाबले परफॉर्म फास्टर करते हैं. दे आर फास्ट एज कम्पेयर टू सिंगल कोर. और ये मल्टीटास्किंग को भी कंपैरेटिवली, मतलब सिंगल कोर के मुकाबले कंपैरेटिवली एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हैं मल्टीटास्किंग को ड्यूअल कोर CPU. नाउ है क्वाड कोर CPU. दिस टाइप ऑफ CPU कम्स विद 2 ड्यूअल कोर प्रोसेसर्स. इसमें 2 ड्यूअल कोर प्रोसेसर्स होते हैं इन वन इंटीग्रेटेड सर्किट. ड्यूअल कोर में क्या होता था, 2 सिंगल कोर प्रोसेसर्स एक साथ यूज होते थे. देखिए 2 कोर्स हैं लेकिन एक एक कोर सिंगल ही हो गई ना. लेकिन इसमें 2 ड्यूअल कोर प्रोसेसर्स का यूज हो रहा है एक इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर एक चिप में. सो अ ड्यूअल कोर प्रोसेसर इज अ चिप दैट कंटेन्स 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स कॉल्ड कोर्स. तो 4 कोर हो गए. यदि 2 ड्यूअल कोर है मतलब एक ड्यूअल कोर में 2 है, 2 कोर्स है, तो 4 कोर्स का यूज हो रहा है यहाँ पे. सो क्वाड कोर प्रोसेसर जो होता है ये एक चिप होती है जिसमें 4 अलग अलग कोर्स यूज होते हैं. दिस कोर्स रीड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस ऑफ CPU. यही कोर्स इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूट करने का काम यही कोर्स कर रहे होते हैं. नाउ दीज कोर्स कैन रन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली. क्योंकि 4 कोर्स का यूज हो रहा है तो ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रन कर सकते हैं. देयर बाय इंक्रीजेज द ओवरऑल स्पीड फॉर प्रोग्राम्स दैट आर कंपैटिबल विद पैरेलल प्रोसेसिंग. सो ये क्या करते हैं, ओवरऑल स्पीड, प्रोग्राम्स की ओवरऑल स्पीड को इंक्रीज करते हैं एंड दे आर कंपैटिबल विद पैरेलल प्रोसेसिंग.
पैरेलली जो प्रोग्राम्स को यदि एग्जीक्यूट करना तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए क्वाड कोर सीपीयू इज़ वेरी मच compatible and efficient. Now, quad-core CPU uses a technology that allows four independent processing units, that is cores, to run in parallel on a single chip. एक ही सिंगल चिप पे जो है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक ही चिप पे ये पैरेलली रन कर पाते हैं ये चारों कोर्स. Now, thus by integrating multiple cores in a single CPU, higher performance can be generated without boosting the clock speed. क्लॉक स्पीड को नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी, क्योंकि चार चार कोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल कोर्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है एक ही सीपीयू में, तो हायर परफॉर्मेंस आ जाती है विदाउट बूस्टिंग द क्लॉक स्पीड. नहीं भी बढ़ेगी तो भी वो परफॉर्मेंस अच्छी ही देगा, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कोर्स काम कर रहे हैं एक साथ. हाउएवर द परफॉर्मेंस इंक्रीजेज ओनली व्हेन द कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग. परफॉर्मेंस तो तभी इंक्रीज होगी जब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता होगा. नेक्स्ट है, दिस सॉफ्टवेयर विच सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइड्स द प्रोसेसिंग लोड बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन प्रोसेसर एट अ टाइम. तो सॉफ्टवेयर जो कि मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट कर रहा होगा वो क्या करेगा, जो प्रोसेसिंग का लोड है ओवरऑल वो मल्टीपल प्रोसेसर्स में बांट देगा, बजाय एक ही प्रोसेसर के. एक ही प्रोसेसर पे लोड लाने की बजाय डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स पे वो लोड बांट दिया जाता है. नाउ हिस्ट्री ऑफ सीपीयू देखते हैं. Now, some of the important events in the development of CPU since its invention till date are as follows. अभी तक CPU में क्या क्या जो है इनिशियली वो कैसा था, क्या क्या डेवलपमेंट आए, कैसे चीज़ें शुरू हुई थी CPU से रिलेटेड. सो 1823 से हम बात करेंगे. इन 1823 बैरन जॉन्स जैकब बर्जेलियस डिस्कवर्ड सिलिकन दैट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ CPU टिल डेट. तो जो सिलिकन का यूज़ होता है सीपीयू में वो किन्होंने डिस्कवर किया था 1823 में, बैरन जॉन्स जैकब बेर्जेलियस, इन्होंने डिस्कवर किया था. और सिलिकन अभी भी मेन कंपोनेंट है सीपीयू का. नाउ फिर है डेवलपमेंट 1903 में. इन 1903 निकोला टेस्ला गॉट गेट्स और स्विचेस पेटेंटेड विच आर इलेक्ट्रिकल लॉजिक सर्किट्स. जो गेट्स का कॉन्सेप्ट आप देखते बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल लॉजिक में भी आप पढ़ेंगे. निकोला टेस्ला ने गेट्स और स्विचेस को पेटेंट करा लिया, मतलब एक तरीके से इन्हीं का कॉपीराइट हो गया इस पे, गेट्स और स्विचेस को. एंड ये है इलेक्ट्रिकल लॉजिक सर्किट्स, इनका यूज़ भी होता है सीपीयू में. नाउ इन दिसंबर 1947, इसमें क्या हुआ 1947 में, जॉन बर्डिन, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर ब्रैटेन invented the first transistor at the Bell Laboratories and got it patented in 1948. तो फिलहाल तो बात हो रही जो जो कंपोनेंट्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका यूज़ होता है सीपीयू में, वो सारी चीज़ें कब कब जो है इन्वेंट हुई थी. तो 1823 में हम देख चुके, सिलिकॉन से रिलेटेड सिलिकॉन डिस्कवर किया था. 1903 में गेट्स और स्विचेस का कॉन्सेप्ट आया. 1947 में कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो एक्चुअली में जो है दे आर कॉम्पोनेंट्स, लॉजिक सर्किट्स है ये. 1947 में फिर पहला ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया गया बेल लेबोरेटरीज में, वो भी पेटेंट करा लिया गया था इन 1948. ये नेम से आप देख सकते हैं जिन्होंने इन्वेंट किया था. अब 1947 के बाद है 1958 में. 1958 में क्या हुआ था, द फर्स्ट वर्किंग इंटीग्रेटेड सर्किट वाज. अब इंटीग्रेटेड सर्किट भी आ गया, देखिए, ठीक है. ट्रांजिस्टर तो 1947 में था. देन इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट इधर इट वाज डेवलप्ड, वर्किंग इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हुआ था. इट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी. इन 1960 में फिर IBM एस्टेब्लिश द फर्स्ट मास प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर ट्रांजिस्टर्स इन न्यूयॉर्क. मास प्रोडक्शन फैसिलिटी एस्टेब्लिश की गई IBM के द्वारा ट्रांजिस्टर्स को जो है प्रोड्यूस करने के लिए इन न्यूयॉर्क. फिर 1968 में रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मोरे फाउंडेड, फिर इंटेल कॉरपोरेशन आए. सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सीपीयू. सीपीयू पे आपको लिखा भी दिखा रहता होगा इंटेल करके. इन 1968 में इंटेल कॉरपोरेशन फाउंड किया गया. AMD दैट इज़ एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ये कब फाउंड किए गए, इन मई 1969 में. AMD का फुल फॉर्म यहाँ आप देख लीजिए, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस. फिर 1971 में इंटेल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर. पहला माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया इंटेल ने, जिसका नाम था इंटेल 4004 विद द हेल्प ऑफ टेड हॉफ. इनकी मदद से पहला एक माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया इंटेल कंपनी के द्वारा. सो इसका नेम था इंटेल 4004.
1972 में क्या हुआ, इंटेल इंट्रोड्यूस्ड, फिर दोबारा दूसरा प्रोसेसर आया इंटेल के द्वारा, इंटेल इंट्रोड्यूस द 8008 प्रोसेसर, ठीक है। इन 1976 में 8008 प्रोसेसर आया। देन ये देखिए इसमें क्या है, 1972 में आया था 8008 प्रोसेसर, फिर 1976 में इंटेल 8086 वाज इंट्रोड्यूस्ड, और जून 1979 में फिर इंटेल 8088 वाज रिलीज। तो कौन कौन से प्रोसेसर्स आए, देखिए 8000 की ही सीरीज़ की बात करें तो 1972 में तो 8008 प्रोसेसर, फिर 8086 आया 1976 में, 79 में फिर 8088 रिलीज हुआ। Now in 1979, a 16 by 32-bit processor, the Motorola 68000 या 68000 was released. Later it was used as a processor for the Apple Macintosh and Amiga computers. ठीक है, 1972 में इतने बिट प्रोसेसर आया जिसका नाम था मोटोरोला 68000, ये रिलीज हुआ, और यही बाद में प्रोसेसर की तरह यूज़ होने लगा किसमें, एप्पल मैकिन्टॉश एंड एमिगा कंप्यूटर्स में। फिर 1987 में क्या हुआ, सन इंट्रोड्यूस द स्पार्क प्रोसेसर, स्पार्क प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया सन के द्वारा। इन मार्च 1991 में एएमडी इंट्रोड्यूस दी AM386 माइक्रो प्रोसेसर फैमिली, ठीक है, एएमडी ने इंट्रोड्यूस किया AM386 माइक्रो प्रोसेसर फैमिली मार्च 1991 में। एएमडी का फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए दोबारा, ये एएमडी फाउंड कब हुई थी, 1969 में। एएमडी का फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। नाउ इन मार्च 1993 में फिर क्या रहा, इंटेल रिलीज दी पेंटियम प्रोसेसर, फिर पेंटियम प्रोसेसर आया 1993 में। इन 1995 साइरिक्स इंट्रोड्यूस द CX5X86 प्रोसेसर टू गिव कंपटीशन टू इंटेल पेंटियम प्रोसेसर्स। तो इंटेल पेंटियम प्रोसेसर्स का कंपटीशन देने के लिए 95 में साइरिक्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया, CX5X86 प्रोसेसर को। देन इन जनवरी 1999 इंटेल इंट्रोड्यूस द सेलेरॉन 366 मेगाहर्ट्ज एंड 400 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर्स। फिर ये प्रोसेसर्स आए, प्रोसेसर्स मतलब ये सीपीयू की ही बात हो रही, सीपीयू को ही प्रोसेसर्स कहते हैं। जनवरी 1999 में इंटेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया, सेलेरॉन 366 मेगाहर्ट्ज एंड 400 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर्स को। देन इन अप्रैल 2005 AMD इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट ड्यूअल कोर प्रोसेसर, AMD ने इंट्रोड्यूस किया इसका पहला ड्यूअल कोर प्रोसेसर। फिर 2006 में इंटेल इंट्रोड्यूस द कोर 2 ड्यूओ प्रोसेसर, 2006 में कोर 2 ड्यूओ प्रोसेसर आया इंटेल के द्वारा। इन 2007 में इंटेल इंट्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर 2 क्वाड प्रोसेसर्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के कोर 2 क्वाड प्रोसेसर्स इनको इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ अप्रैल 2008 में, इन अप्रैल 2008 इंटेल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सीरीज ऑफ इंटेल एटम प्रोसेसर्स, इंटेल एटम प्रोसेसर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया इन अप्रैल 2008, और वो सीरीज़ क्या थी, दी Z5XX सीरीज। दे वर सिंगल कोर प्रोसेसर्स विद 200 मेगाहर्ट्ज GPU, ठीक है, तो ये सिंगल कोर प्रोसेसर्स थे विद 200 मेगाहर्ट्ज GPU। GPU अलग है, CPU अलग है, GPU भी हम देखेंगे क्या है, बट अभी CPU की बात हो रही, GPU से रिलेटेड जो है वो ये दे आर मोर फास्टर। नाउ इन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अभी डाटा साइंस में इसी का ज़्यादा यूज़ होता है GPU का। इन सितंबर 2009 इंटेल रिलीज द फर्स्ट कोर i5 डेस्कटॉप प्रोसेसर विद 4 कोर्स। सितंबर 2009 में इंटेल ने रिलीज़ किया पहला कोर i5 डेस्कटॉप प्रोसेसर विद 4 कोर्स। नाउ इन जनवरी 2010 में क्या रहा, इंटेल रिलीज्ड मैनी प्रोसेसर्स सच एज कोर 2 क्वाड प्रोसेसर Q9500, फर्स्ट कोर i3 एंड i5 मोबाइल प्रोसेसर्स। तो ये सारे प्रोसेसर्स इंटेल के द्वारा जो है रिलीज़ किए गए 2010 में। देन फर्स्ट कोर i3 एंड i5 डेस्कटॉप प्रोसेसर्स, और इसी ईयर में जुलाई में, इन द सेम ईयर इन जुलाई इट रिलीज्ड द फर्स्ट कोर i7 डेस्कटॉप प्रोसेसर विद 6 कोर्स, ठीक है। तो इसी साल 2010 में जनवरी में तो ये सारे प्रोसेसर्स आए, और जुलाई 2010 में रिलीज किया गया पहला कोर i7 डेस्कटॉप प्रोसेसर विद 6 कोर्स। देन जून 2017 में क्या हुआ, इंटेल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कोर i9 डेस्कटॉप प्रोसेसर। जून 2017 में इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया पहला कोर i9 डेस्कटॉप प्रोसेसर। इन अप्रैल 2018 इंटेल रिलीज द फर्स्ट कोर i9 मोबाइल प्रोसेसर्स। अप्रैल 2018 में इंटेल ने रिलीज किया पहला कोर i9 मोबाइल प्रोसेसर। सो देखिए जितनी भी हिस्ट्री में हमने देखा ईयर वाइज क्या क्या डेवलपमेंट्स आई, ये देखिए हिस्ट्री ऑफ CPU, ये बिल्कुल भी रटना नहीं है इसको, जस्ट फॉर योर नॉलेज यू हैव टू
स्टडी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जो इंटेल है ये कब आई, AMD कब आई, क्योंकि ये प्रोसेसर्स इन्होंने जो है रिलीज़ किए हुए हैं हर एक साल में। किस किस टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, नाम तो आपने सुने ही होंगे, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि कब कौन सी कंपनी आई, इंटेल कॉरपोरेशन कब फाइंड हुआ, किन्होंने फाइंड किया। जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ये ईजी रहता, कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इसमें जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, बट जनरली फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको ईयर वाइज एक बार ज़रूर देखिएगा। सो ये थी हिस्ट्री ऑफ CPU। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।